सारा जहां है जिसकी शरण में, सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माता के चरण में, बने उस माता के चरणों के धूल, आओ मिलकर हम चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। तो आइए दोस्तों, हम अपने चैनल लव कुमार स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का दूसरा पाठ, जिसका नाम है जल संसाधन। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा के मद्देनज़र यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएं। 3 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताना है। तो पहला जो है दोस्तों, हमने स्टेप लिख दिया है। पहला क्या चीज़ है? दामोदर, दामोदर घाटी परियोजना। तो पहला क्या चीज़ है दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। तो यह योजना कहाँ पर है? तो दामोदर नदी पर। तो इसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा है भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना। दूसरा क्या चीज़ है? भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। तो इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा परियोजना का नाम है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना। तो यह कौन से नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। तो आशा करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में लग गया होगा। 3 तरह के परियोजनाएं हैं। पहला दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना, तीसरा है चंबल घाटी परियोजना। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा में बार बार पूछते रहता है। तो क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो नदियों पर बांध से संबंधित परियोजना को नदी घाटी परियोजना कहते हैं और उस योजना से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इसीलिए इस योजना को बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसे हमने परिभाषा दिया था कि नदियों पर बांध से संबंधित, दोस्तों यह नदी है, ठीक ना। हम चारों तरफ से बांध बना दिए। इस तरह से बांध बनाने के बाद पानी को क्या कर दिए? रोक दिए। रोकने के बाद इस पानी से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होगा। जैसे में मत्स्य पालन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, नगरीय जल आपूर्ति कर सकते हैं। जहाँ पर पानी की समस्या होगा तो हम इस पानी से वहाँ पर पानी उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना से बहुत से उद्देश्य हैं। बाढ़ पर भी नियंत्रण होगा। जब हम नदियों पर बांध बना देंगे तो जो बगल के क्षेत्रवर्ती ग्रामीण क्षेत्र होगा या शहरी क्षेत्र, वह बाढ़ से बच सकता है। आइए दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है? तो जल की कमी को ही जल दुर्लभता कहते हैं। फिर से समझाते हैं, जल की कमी को ही जल दुर्लभता कहा जाता है। जल दुर्लभता होने के बहुत से कारण होते हैं दोस्तों। जैसे पहला बात करें तो जनसंख्या में भारी वृद्धि, ये भी क्या चीज़ है? तो जल दुर्लभता का कारण है। इसके बाद दूसरा कारण अगर देखा जाए तो दूसरा कारण है जल का दुरुपयोग करना। जैसे हमें नहाना है और नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होगा,
तो हम एक बाल्टी का प्रयोग न कर करके 10 बाल्टी पूरा उझल रहे हैं, डाल रहे हैं और पूरा शरीर को पूरा रगड़ रहे हैं। तो यह क्या चीज़ हुआ दोस्तों, जल का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कारण है जल दुर्लभता होने का कारण। एक और भी कारण है जल दुर्लभता होने का, जैसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों देखिएगा चित्र के माध्यम से, ये क्या चीज़ है, बादल है, वर्षा हो रही है, ठीक ना। तो वर्षा जो होती है पृथ्वी पर जो वर्षा होती है, उस पानी को हम लोग जो यूज करते हैं, उस वर्षा का 8.5% ही हम लोग उस पानी का यूज अर्थात इस्तेमाल कर पाते हैं। और बाकी पानी कहाँ चला जाता है, तो बाकी पानी व्यर्थ में बह जाता है। तो हम लोग कितना यूज कर पाते हैं वर्षा जल, तो 8.5% ही यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4, तो क्वेश्चन क्या चीज़ है, तो क्वेश्चन 4 है कि व्याख्या कीजिए कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल का वाष्पीकरण होता है, वह हवा में जाता है और हवा में क्या चीज़ हो जाता है, संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है और इसके बाद वही बादल पृथ्वी पर गिरता है वर्षा के रूप में और बर्फ़ के रूप में। फिर क्या चीज़ होता है, फिर से वाष्पीकरण होता है, फिर से ऊपर जाता है और फिर से बादल बनता है। इस तरह से क्या चीज़ होता है, बार बार यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो हमने चित्र बना दिए, इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, तो यह नदी है, नदी का चित्र बनाया है और नदी में ये क्या चीज़ है, मछली है। तो देखते हैं कि जल आखिर किस प्रकार से नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो जल का क्या होता है, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण किससे होगा, तो सूर्य की गर्मी के कारण होगा। क्या चीज़ होगा, वाष्पीकरण। क्या चीज़ होगा, वाष्पीकरण होगा। सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होगा और वह जल वाष्प कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, तो वह हवा में संघनित हो जाएगा। संघनित का मतलब दोस्तों, वह जो वाष्प ऊपर गया वह ठोस बन जाएगा और ठोस बनने के बाद ऊपर जाके बादल का रूप ले लेगा। इसके बाद बादल का रूप ले लिया, फिर वह क्या चीज़ करेगा, पृथ्वी पर गिरेगा। तो 2 रूप में गिरेगा, वर्षा के रूप में और बर्फ़ के रूप में। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, इसीलिए जल को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन संख्या चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के 4 लाभ बताना है। दोस्तों संग्रहण का मतलब क्या होता है, संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना, संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना। तो आइए दोस्तों इसको भी चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो हमने यह चित्र बना दिया है और इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वर्षा जल को संग्रहण करने से 4 फायदा क्या होगा। दोस्तों जब वर्षा होती है तो उसे संग्रहण करने के लिए बहुत से उपाय हैं। हम कुआं में उसका संग्रहण कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं, नहर में कर सकते हैं, आदि स्थानों पर हम उस वर्षा जल को संग्रहण कर सकते हैं। और फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, जब वर्षा हो रही है तो हमने उस वर्षा को कुएं में संग्रहित कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया, तो फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों हमने यह स्टेप लिख दिया है। तो पहला फ़ायदा क्या चीज़ होगा, तो इस पानी को पेय जल के रूप में साफ़ करके हम समय आने पर इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जब वर्षा का हम लोग संग्रहण करेंगे तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा
कि भौम जल स्तर में वृद्धि होगा। भौम जल स्तर किसको बोलते हैं? भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगा। जब पानी हम इकट्ठा करेंगे नदी, कुआं, तालाब आदि में, तो इससे फ़ायदा क्या चीज़ होगा? भौम जल स्तर में वृद्धि होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा फ़ायदा क्या होगा? जब पानी को हम इकट्ठा करेंगे, वर्षा जल को इकट्ठा करेंगे, तो जो व्यर्थ में पानी बह जाती है इधर उधर, वह बहने से बच सकती है। जब बच सकती है तो समय आने पर उस पानी का हम सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम वर्षा जल संग्रहण के चौथा फ़ायदा को देखते हैं। तो चौथा फ़ायदा क्या है कि कोई भी वर्ष अगर वर्षा कम हुई, वर्षा किसी भी वर्ष अगर कम हुआ, तो उस पानी को जो हम संग्रहित किए हैं उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दैनिक कार्यों के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।